आज पढ़ेंगे लखनवी अंदाज। लखनवी अंदाज के लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का परिचय। यशपाल जी का जन्म 3 दिसंबर 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। सन 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक परीक्षा में प्रथम स्थान ग्रहण किया था। सन 1921 में स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी यानी उनके साथी थे लाजपत राय के साथ, लाला लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया था। इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली थी, परंतु इन्होंने न तो केवल उस छात्रवृत्ति को ठुकराया बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी उन्हें मंजूर नहीं किया, यानी उनको सरकारी कॉलेज में नाम नहीं लिखवाया था। इन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। यहाँ से प्रसिद्ध भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु से के संपर्क में आ गए थे। तो वे भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव के साथ मिल गए थे। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही ये क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह द्वारा सार्जेंट सैंडर्स को गोली मारना, दिल्ली असेंबली पर बम फेंकना और लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़े जाना आदि, इन सभी जो ये काम हुए थे, इन सभी षड्यंत्रों में यानी साजिशों में उनका भी हाथ था। बाद में समाजवादी प्रजातंत्र सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद के इलाहाबाद में अंग्रेज़ों की गोली का शिकार हो जाने पर ये इस सेना के कमांडर नियुक्त हुए थे। इलाहाबाद में चंद्रशेखर आज़ाद जी जब शहीद हुए थे तब ये कमांडर चुने गए थे, नियुक्त हुए थे। 23 फरवरी 1932 को अंग्रेज़ों से लड़ते हुए वे गिरफ्तार हो गए थे। इन्हें 14 वर्ष की सज़ा हो गई थी। जेल में ही इन्होंने विश्व की अनेक भाषाओं में जैसे फ्रेंच, इटालियन, बांग्ला आदि का अध्ययन किया था। जेल में ही इन्होंने अपनी प्रारंभिक कहानियाँ भी लिखी थी। सन 1936 में जेल में ही इनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ था। प्रकाशवती कपूर भी इनकी तरह ही क्रांतिकारी दल की सदस्य थी। उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक हुआ। उनकी कहानी मर्किल के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला था। उनकी यह कहानी भरमर नामक पत्रिका में भी प्रकाशित हुई थी। सन 26 दिसंबर 1976 को उनकी मृत्यु हो गई थी। प्रमुख रचनाएं तो कहानी संग्रह, कहानी क्या क्या लिखी थी उन्हें, पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, तरक का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ और भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लैंप रेड। और उपन्यास उन्होंने लिखे थे कि दादा कॉमरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्टी, कॉमरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे और अप्सरा का श्राफ, भूख के 3 दिन, क्यों फंसे। भाषा शैली है कि यशपाल जी ने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों का भी
नहीं परहेज किया, कोई भी भाषा का परहेज नहीं किया। लखनवी अंदाज कहानी में जहाँ एक और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग किया था, इस कहानी में तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ दूसरी ओर उर्दू और सामान्य बोलचाल के शब्दों में भी प्रयोग किया है। तो अब सार देखेंगे। सार है, लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी एक व्यंग्य रचना है। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग पर व्यंजन किया है, जो वास्तविकता के बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदि है। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। घमंडी हो, अहंकार हो, उस बारे में बताया गया है। लेखक के पास का जो स्टेशन था, यात्रा करनी थी, जबकि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे। फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की से बाहर देखने का अवसर भी मिल जाएगा, क्योंकि कहानी के बारे में लेखक सोच रहा था। तभी उन्होंने सोचा कि खिड़की के बाहर से कुछ दिखेगा, कुछ लिखा जाएगा। तो लेखक यही विचार कर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जाकर बैठ गया। वहाँ पहले से ही एक सज्जन व्यक्ति बैठे थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था। वे सीट पर पलाथी मारकर बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर ताज़ा चिकने खीरे भी रखे हुए थे। लेखक के सामने आने से कुछ उनको दुख अनुभव हुआ, किंतु लेखक ने इसकी ओर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेखक नवाब के बारे में अनुमान लगाने लगा कि लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा उन्होंने। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब ने 2 खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया और खीरों को चाकू से सिरों से काटकर और झाग निकालने लग गए और बहुत सलीके के साथ छीलकर, काटकर और उन्हें नमक मिर्च छिड़का। और नवाब साहब का मुख देखकर ऐसा लगता था कि खीरे की फांके देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। फिर खीरे की सजावट को देखकर लेखक को भी खीरे खाने की इच्छा हुई थी। यानी बड़े तौर तरीके के साथ उस खीरे को सजाया गया था, उसको काटा गया था। किंतु लेखक एक बार इनकार कर चुका था, इसलिए अब नवाब द्वारा फिर से पूछे जाने पर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इनकार करना पड़ा। यानी अपने आत्मसम्मान का रक्षा की और फिर से वह लेना नहीं चाहते थे, इनकार कर दिया। नवाब साहब भी खीरे की टुकड़ों को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उन्होंने खीरे की एक एक फांक उठाई, एक एक टुकड़ा उठाया, एक एक फांक उठाई, उन्हें सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। बाद में नवाब ने लेखक की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कह रहे हों कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक अनोखा ढंग है। यानी अमीर आदमियों का खाने का यह भी एक अलग से ढंग है, अनोखा ढंग है। लेखक मन ही मन में सोच रहा था कि खाने के इस ढंग से क्या पेट की भूख शांत होगी? इतने में नवाब साहब डकार लेते हैं।
डकार लेते हैं। अंत में नवाब साहब बोले, खीरा खाने में बहुत अच्छा लगता है। यानी बिना खाए हुए उसे क्या पता, सूंघकर ही अनुभव किया था उन्होंने। और लेखक साहब चिंता में पड़ गए कि क्या बिना खाए इसकी भूख मिट गई या फिर ये ढोंग कर रहे हैं। ऐसा मन में चल रहा था लेखक के। तो अंत में नवाब साहब बोले, खीरा खाने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु न पचने के कारण पाचन शक्ति पर भी भारी पड़ सकता है। लेखक को कह रहे होते हैं वे। तो लेखक ने सोचा, यदि नवाब साहब बिना खीरा खाए ही डकार ले सकता है तो इस पर घटना पात्र विचार की नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। तब लेखक ने सोचा कि इस विचारों पर एक कहानी लिखी जाए। अब है शब्दार्थ। शब्दार्थ देखेंगे। मुफसिल, केंद्रीय स्थान, पैसेंजर ट्रेन, यात्री गाड़ी। उतावली, जल्दी में। फुंकार करना, तेज आवाज करना। दाम, कीमत। दाम, कीमत। अनुमान, अंदाजा लगाना, अंदाजा होना। प्रतिकूल, उल्टा। निर्जन, एकांत या खाली जगह। बर्थ, रेल के डिब्बे में बैठने वाली सीट। सफ़ेद पोश, भला व्यक्ति। नवाबी नस्ल, नवाबों के स्वभाव वाला। नवाबी नस्ल होता है नवाबों का स्वभाव वाला, अमीर आदमी जैसा। सुविधा, आराम। सहसा, अचानक। चिंतन, विचार करना। विघ्न, बाधा। असंतोष, संतोष न करना। अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु। आंखें चुराना, नजरें चुराना। नजरें बचाना, नजरें चुराना। असुविधा, जहाँ सुविधा न हो। किफायत, बचत। संगति, साथ। हम कहते हैं संगति अच्छी नहीं है, साथ अच्छा नहीं है, या संगति साथ लेना। संकोच, शर्म। गवारा न होना, सहन न करना। वक्त काटना, समय व्यतीत करना। गौर करना या ध्यान करना। आबाद अर्ज, स्वागत अभिवादन की एक विधि, यानी कि सलाम करते हैं वह। शौक फरमाना, आनंद लेना। भांप लेना, जान लेना या समझ लेना। कोई चीज़ की जान पहचान करना या समझ लेना। गुमान, भ्रम। हरकत, गति या कार्य। लथेड़े, लेना, सम्मिलित करना। कीबला, समान पूर्ण संबोधन। गोद कर, यानी कि चुभा कर। एहतियात, सावधानी। हाजिर, उपस्थित। करीने से, अच्छे ढंग से। सुर्खी, लाली। बुरकना, छिड़कना, यानी बुरकाया जाता है व छिड़का जाता है। सफुर्जा, सफुरना, हिलना। भाव भंगिमा, चेहरे पर उभरे हुए भाव। रईस, अमीर। असलियत, वास्तविकता। पलावित होना, भर जाना, भर आना। पनियाती, रस से युक्त। मुंह में पानी आना, यानी ललचाना। महसूस करना, अनुभव करना। मैदा,
पाचन शक्ति। तृष्ण सतृष्ण प्यास, दीर्घ निश्वास लंबी सांस। पलकें मूंदना आंखें बंद करना। रसास्वादन रस का स्वाद लेना। गर्व अभिमान, गुलाबी आंखें अभिमान से भरी हुई नज़रें। तस्लीम सम्मान, सूक्ष्म बारीक, नफीस बढ़िया। एब्स्ट्रैक्ट अमूर्त जिसका स्थूल आकार न हो। नजाकत कोमलता। उदर पेट। नामुराद अभागा। ज्ञान चक्षु ज्ञान रूपी नेत्र। स्किल भारी। अब आते हैं आगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर देखिए। लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं, यानी क्यों राजी नहीं थे, क्यों देखना पसंद नहीं था। तो लेखक ने जब रेल के डिब्बे में प्रवेश किया तो उन्होंने देखा कि वहाँ पहले से ही एक सज्जन विराजमान है। वे सीट पर पालथी मारे हुए बैठे हैं, अलाथी पलाथी मारे हुए बैठे हैं। उनके सामने तौलिए पर खीरे रखे हुए थे। उन्होंने लेखक की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। उनके भाव ऐसे व्यक्त हुए कि लेखक का आना अच्छा नहीं लगा। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लेखक ने वहाँ आकर कोई चिंतन में बाधा डाल दी हो, कोई काम में बाधा डाल दी हो। वे परेशान से दिखाई देने लगे। इसी दशा में वे कभी खिड़की के बाहर देखते और कभी खीरे की ओर देखते। उनकी ऐसी स्थिति को देखकर लेखक ने अनुभव कर लिया था कि वे उससे बातचीत करने को उत्सुक नहीं थे। प्रश्न 2। नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, बहुत कोशिश से और बहुत शौन शौकत से, बड़े सजावट भी की। नमक और मिर्च भी बुरका, अतः इसलिए सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है, कैसे स्वभाव को दिखाया जा गया है, दिखावा करता है। नवाबों की दूसरी ओर दूसरों पर अपना प्रभाव डालने की प्रवृत्ति होती है, यानी दूसरों को दिखाने के प्रभाव में होते हैं। उनके लिए कुछ भी करना पड़े वे करते हैं, नए नए तरीके ढूंढते हैं जिनसे अपनी अमीरी को दिखाया जा सके। अमीरों को दिखाने का तरीका होता है ये उनका। नवाब साहब अकेले में बैठकर खीरे जैसी साधारण वस्तु को खाने की तैयारी में थे, लेकिन वहाँ लेखक आ गया। खीरा खाने की तैयारी में थे, वहाँ लेखक आ गया। यानी लेखक को देखकर उसके मन में नवाबी साहब उभर आया, अमीरों की रईसी उभर आई और उन्हें नवाबगिरी दिखाने का मौका मिल गया। उन्होंने दुनिया के तौर तरीकों से हटकर खीरे को छीला और नमक मिर्च लगाया और फिर सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा केवल दूसरों को दिखाने के लिए अपने नवाब स्वभाव का रोब जमाने के लिए किया, यानी अपनी अमीरी, अपनी रईसी दिखाना चाहते थे वे, ऐसा जब किया। प्रश्न 3। बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल ने इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो यशपाल जी का यह विचार है कि अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है,
यानी अपने आप में अधूरा सा प्रतीत होता है, इसलिए इसे पूरा करने में सहमत नहीं है कि बिना विचारों, घटनाओं और पात्र के कहानी लिखना संभव है। यानी कोई न कोई तो कहानी में कोई न कोई विचार, घटना, पात्र अवश्य ही कहानी में होता है। तो कोई न कोई कहानी में तो कोई न कोई विचार या पात्र मिल ही जाते हैं। कोई भी कहानी हो उसके अंदर कोई न कोई विचार अवश्य मिल जाते हैं। इस कहानी के लिखने के पीछे यानी कहानी में होता है उदाहरण के साथ कहानी लखनवी अंदाज, यानी इसी लखनवी अंदाज वाली कहानी को ही देख लो कि इस कहानी के लिखने के पीछे लेखक का प्रमुख उद्देश्य लेखक ने नवाबी वर्ग पर करारा व्यंग्य करना है। यानी नवाबी साहब पर ही लिखने का एक जवाब है, करारा जवाब है। घटना के रूप में रेल यात्रा, यात्री के रूप में लखनवी नवाबों जैसा दिखने वाला सज्जन, और पतन को दिखाना है, यानी उनके अहंकार, अमीर यानी उसके स्वभाव को दिखाना है। इसी विचार पर कहानी का पूरा ताना बाना बुना गया है, यानी नवाब साहब के ऊपर ही ताना बाना बुना गया है। इसलिए यह कहना है ठीक नहीं है कि बिना विचार और घटना पात्रों के कहानी बन सकती है। यानी कोई न कोई कहानी में इंटरेस्ट होगा और कहानी अपने आप आगे बन जाएगी। कुछ न कुछ विचार जरूर होंगे उस कहानी में। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो पाठ में शुरू से लेकर अंत तक नवाब की अकड़ और नवाब के होने के अहंकार का ही बताया गया है। वह अपने सामने की सीट पर बैठे हुए यात्री से बोलना पसंद नहीं करता। उसके सामने खीरा खाना अपनी बड़ाई यानी कि अमीरी समझता था। वह खीरे खाने की बजाय उन्हें सूंघ कर चलती हुई गाड़ी की खिड़की से बाहर फेंक देता है। वह खीरों का सुगंध से ही स्वयं को संतुष्ट होने का नाटक करता है। यानी खाने से ही मन की संतुष्टि कम होगी, खाने से ही हमारा पेट भरेगा। तो बिना खाए हुए उन्होंने कैसे संतुष्ट किया? तो खीरे को सुगंध से ही स्वयं को संतुष्ट होने का नाटक करता है, क्योंकि खाने की वस्तु को तो खाकर ही संतुष्टि मिलती है, सूंघ कर तो नहीं मिलती। हम जो भी कोई चीज़ खाने का मन करता है तो हम खाकर ही हमें संतुष्टि मिलती है, बिना खाए या सूंघ कर नहीं मिलती। इसलिए इस पाठ का शीर्षक नवाबी तहजीब हो सकता है। आगे है रचना और अभिव्यक्ति वाले प्रश्न। प्रश्न है 5। नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है। इस पूरी प्रक्रिया को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो नवाब साहब ने अचानक घूमकर लेखक को आदाब अर्ज सलाम किया, यानी कि सलाम किया, अभिवादन किया, उनका सलाम किया, नमस्कार किया। फिर उन्होंने तौलिए पर रखे 2 ताजे खीरे उठाए और उनको धोया, पोंछा, और फिर लेखक ने पूछा कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? लेखक से पूछने लगे कि क्या आप खीरा खाना पसंद करेंगे? लेखक ने मना करने पर वे खीरे को छीलकर, लेखक ने जब मना कर दिया तब खीरे को छीलकर और काटकर तौलिए पर रखने लगे और बड़े तौर तरीके से, बड़ी सुंदर से सजावट की खीरे को काटकर फिर कटे हुए खीरों पर नमक और मिर्च छिड़का। फिर बड़े तरीके से एक एक फांक को उठाकर सूंघा और खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसके इस स्वाद का अनुभव किया, खीरों के स्वाद का उन्होंने अनुभव किया।
फिर एक एक फांक को वे सूंघते जाते और खिड़की के बाहर से फेंक दे जाते। प्रश्न 6, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? सनक यानी वहम। ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। यानी निश्चित रूप से सनक का सकारात्मक रूप हो सकता है। जितने भी बड़े बड़े कार्य अनुसंधान हुए हैं उनकी व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, वे सभी सनकी व्यक्तियों द्वारा ही किए गए हैं। हम कुछ वैज्ञानिकों के उदाहरण भी ले सकते हैं। वे सनकी के कारण ही रात दिन अपने कार्य में इतने डूबे रहते हैं, यानी कि शक के कारण। सनकी यानी शक का कारण, शक का कारण हो सकता है, तो कुछ शक के कारण ही वैज्ञानिक अपनी खोज करते हैं, कुछ शक होता है उनको। तो उसी प्रकार लेखक ने उस शक के कारण ही उनका आगे विचार किया था। तो सनकी के कारण ही एक वैज्ञानिक जो शक होता है कुछ चीज़ के ऊपर, उसका वैज्ञानिक पूरी तरह से छानबीन करता है। उन्हें अपने आसपास की गतिविधियों का भी बोध नहीं रहता है। ऐसे लोग बड़े से बड़े जोखिम को उठाने से भी नहीं डरते। विश्व में जितनी भी बड़ी बड़ी खोजें हुई हैं वे सनकी वैज्ञानिकों की देन है। जो भी खोजें हुई हैं उनको पता लगा है तो वैज्ञानिकों की यही देन है, उनको जाकर खोजना। इसलिए स्पष्ट है कि सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। शक के कारण हम कुछ भी खोजा जा सकता है। यह प्रश्न उत्तर थे।